बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 2.4 शुरू किया हुआ है। इसमें हमने मैट्रिक इन्वर्जन मेथड किया है और इसके अलावा गास जॉर्डन मेथड और गास एलिमिनेशन मेथड ये हमने किए हैं। तो अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमने किसी भी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का सलूशन मालूम करना है क्रैमर रूल से। तो क्रैमर रूल के कुछ स्टेप्स हैं, वो मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। पहले हम क्या करते, सिस्टम को लिख लेते। तो मैंने मैट्रिक इन्वर्जन में भी स्टार्ट यहाँ से लिया था और इसके अलावा मैंने गास जॉर्डन गास एलिमिनेशन मेथड में स्टार्ट इस इक्वेशन से लिया था। ये इस पूरे सिस्टम की रिप्रेजेंटेटिव इक्वेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसकी वजाहत करें। वेयर ए इज इक्वल टू ए, हम इसको कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसमें हम सारे कोफिशिएंट लिखते हैं एक्स वाई जेड के। और स्टूडेंट, आप यहाँ पर अगर देखें, ये स्टेप करने से पहले अगर आप इस तरह करें कि सिस्टम पर अगर एक नज़र आप लोग डालें, तो इसमें क्या है, तो इसमें आपको इसमें एक्स वाई नज़र आता है, इस इक्वेशन में आपको एक्स वाई नज़र आता है और इस इक्वेशन में आपको सिर्फ यहाँ पर जेड नज़र आता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास सिस्टम में 3 अननोन है, यानी कि एक्स वाई जेड हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, इसके मैट्रिक्स बनाने से पहले आप इसको क्या करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। तो इस इक्वेशन में स्टूडेंट अगर आप देखें हमारे पास जेड नहीं है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, एक्स माइनस 2y प्लस 0z विच इज़ इक्वल टू -4। दूसरे इक्वेशन में हमें z नज़र नहीं आता है, लिहाजा 3x प्लस y प्लस 0 कोफिशिएंट रख के इसका जो आपके पास मिस टर्म होता है -5। इसमें हमें देखिए y नज़र नहीं आता, तो y को क्या करेंगे, उसकी जगह हम 0 कोफिशिएंट रख लेंगे। तो 2x प्लस 0y और इसके बाद है प्लस z विच इज़ इक्वल टू -1। तो ये सिस्टम क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, ए एक्स और बी को यहाँ पर क्या करते हैं, स्क्रीन पे लाते हैं कि ये है क्या। तो आप देखिए यहाँ पर ए हमारे पास है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो कोफिशिएंट हाँ इसके क्या है, 1 - 2 0 1 - 2 0। दूसरे इक्वेशन में क्या है, कोफिशिएंट 3 1 0 है, 3 1 और 0। और इसी तरह तीसरा जो आपको इक्वेशन नज़र आ रहा है, इसके कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 0 है, z का कोफिशिएंट 1 है। तो 2 0 1 2 0 1 ये हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गया। इसके बाद x है, ए के साथ आप देखिए यहाँ पर सिस्टम में मैंने जो लिखा है ए के साथ x, और x हमारे पास सिस्टम में 3 वेरिएबल हैं x y z, और विच इज़ यहाँ पर कामा के बाद b इज इक्वल टू, b क्या है, यहाँ पर आपने ए एक्स विच इज इक्वल टू b लिखा है। तो b हमारे पास इक्वल के उस तरफ कॉलम मैट्रिक्स बनते हैं -4 -5 -4 -5 और -4 और -1, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये इसका पहला स्टेप हो गया है क्रैमर रूल का, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद हमने दूसरा जो स्टेप करना है वो डिटरमिनेंट्स करना है। तो स्टूडेंट, हम डिटरमिनेंट्स क्यों मालूम करते हैं, वो तो हमने मैट्रिक इन्वर्जन मेथड के लिए किया था। यहाँ पर आप देखें तो स्टूडेंट x1 जब या x की वैल्यू हम मालूम करेंगे, तो सिस्टम में मैं इसको इस तरह लिखूंगा, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है ax डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट्स ऑफ a। x की वैल्यू हम इस तरह मालूम करेंगे। ये क्या होता है ये फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा जब इसका प्रोसेस शुरू करें। अच्छा, y के लिए मैं क्या लिखूंगा, ay डिटरमिनेंट्स फॉर्म डिवाइड बाई डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, और इसी तरह z के लिए ए जेड डिटरमिनेंट्स फॉर्म होल डिवाइड बाई डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। तो स्टूडेंट डिटरमिनेंट्स यहाँ पर एज अ डिनोमिनेटर आ रहा है, और डिनोमिनेटर में देखिए आप लोगों ने पढ़ा है कि x ओवर y ये डिफाइन फॉर्म होगा अगर y डज नॉट इक्वल टू 0 हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर चूंकि मैट्रिक्स पर काम हो रहा है, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए का डिटरमिनेंट्स मालूम करेंगे कि क्योंकि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए यहाँ पर एज अ डिनोमिनेटर आएगा। अगर ये शायद 0 आ जाए तो फिर ये सिस्टम क्या होगा, एक्स वाई जेड के जो वैल्यूज़ है वो इम्पॉसिबल होंगे, वो हम मालूम नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए को मालूम करें क्रैमर रूल में। 3 1 और 0 2 0 1। तो स्टूडेंट, इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँ विद रिस्पेक्ट टू C3 में देखिए सिर्फ एक स्टेप में हो सकता है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू C3। स्टूडेंट, मैं जब
इसके रो ऑपरेशन के वैल्यूज़ बना रहा था, तो मैंने आपको कहा था कि डिटरमिनेंट्स आप मालूम करें तो कोशिश करें कि उस रो से या उस कॉलम से मालूम करें जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा हो, तो फिर आपका काम जो है ना वो जल्दी वाइंड अप होगा। तो देखिए हम इस कॉलम से कर रहे हैं, इस कॉलम में सिर्फ ये 1 है, तो इस 1 का रो किया है, 1 बाहर लिख लिया, इस 1 का रो ये है, इस 1 का कॉलम, इसके अलावा क्या रह गए 1 - 2 3 और 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, बाहर 1 है, 1 तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ये आ जाएगा 1 1s are 1, बीच में -3 2s are 6 -6 आता है तो ये +6 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास आ गया 7। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ये क्या आ गया 7 आ गया। सो x y एंड z आर पॉसिबल, ठीक है ना। ये अब हम क्या कर रहे हैं मालूम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अब हम पॉसिबल फॉर्म में आ गए हैं, तो डिटरमिनेंट्स नॉन सिंगुलर आ गया है, तो इसका मतलब कि अब हम x y और z की वैल्यू क्या कर सकते हैं मालूम कर सकते हैं। और ये इसका सेकंड स्टेप है, बुनियादी स्टेप है कि आया x और y की वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं या मालूम नहीं कर सकते, ये डिपेंड करते हैं किस चीज़ पर है, डिटरमिनेंट्स ऑफ a पे। अच्छा, अब शुरू हम आते हैं डिटरमिनेंट्स हमने मालूम किया 7 है, तो इसका मतलब ये है कि हम x y और z की वैल्यूज़ मालूम कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि x जब हम मालूम करेंगे तो इसके लिए मैंने आपको रूल ये लिखवाया था, डिवाइड बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ a विच इज़ इक्वल टू, स्टूडेंट ये स्टेप को दे के बाकी तीनों एक जैसे हैं, डिवाइड बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ a। तो यहाँ पर आपको x नज़र आता है, तो स्टूडेंट x का जो कॉलम होता है ना, x का कॉलम, ये बात तवज्जो से ज़रा सुने, x का कॉलम यानी कोफिशिएंट ऑफ x किया है, ये कॉलम जो बना है ना 1 3 2 ये इधर से बना है, ठीक है ना। तो ये कॉलम एक्सक्लूड करके यानी कि इसको निकाल के इसकी जगह क्या करेंगे b लाएंगे, यानी कि -4 -5 -1। ये जब x मालूम करेंगे तो x के कॉलम को निकालेंगे उसकी जगह b लाएंगे, जब y को मालूम करेंगे तो y के कॉलम को निकाल के इसकी जगह b लाएंगे, और जब z को मालूम करेंगे तो z के कॉलम को निकाल के इसकी जगह b लाएंगे। बाकी इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा डिटरमिनेंट है इसमें। अच्छा, इसके बाद दूसरा कॉलम इसी तरह लिखे -2 1 और 0, और ये आ जाएगा 0 0 1, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये डिटरमिनेंट्स नोटेशन है, यहाँ पर आपने डिटरमिनेंट्स करना है, और डिटरमिनेंट्स ऑफ ए ऑलरेडी हमारे पास ये 7 मौजूद है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब आप देखिए यहाँ पर इसको x इज इक्वल टू, स्टूडेंट मैंने आपको कहा था कि इसमें देखिए नंबर ऑफ जीरो जो है कॉलम 3 में, इसमें क्या है नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा है, सिर्फ एक स्टेप से हम इसको कर सकते हैं। तो मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू C3, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 7 है। तो देखिए 1 का रो कौन सा है, 1 का रो ये है, 1 का कॉलम ये, इसके अलावा -4 -2 और -5 और 1। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये किस चीज़ के बराबर आता है देखिए, अब आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, -4 आ जाएगा, बीच में माइनस लगाते ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 आता है 10 होल डिवाइडेड बाई 7। तो इससे हमारे पास आता है -14/7। इसकी जब कटिंग कर लेते हो तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है क्या -2। बिल्कुल स्टूडेंट यही स्टेप हम करेंगे y के लिए। देखिए अब आप y इज इक्वल टू ay डिटरमिनेंट्स फॉर्म डिवाइड बाई डिटरमिनेंट्स ऑफ a विच इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट किस तरह लिखेंगे इसको, डिटरमिनेंट्स ऑफ a तो 7 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। तो ए वाई का मतलब क्या है कि बेसिक मैट्रिक्स जो है उससे y को एक्सक्लूड करेंगे, y के कॉलम को एक्सक्लूड करेंगे, जो y के कोफिशिएंट है यहाँ पर -2 1 0, इसको निकाल के इसकी जगह क्या करेंगे, इसकी जगह b रिप्लेस करेंगे। तो 1 3 2 को इसी तरह लिखेंगे 1 3 2, और बाकी 0 0 1 को इसी तरह लिखेंगे 0 0 1 को। अब देखिए y का कॉलम मैंने छोड़े ताकि आपको समझ आ सके, ये y का कॉलम है, इसको उठा के इसकी जगह क्या करेंगे b लगा लेंगे, b के एलिमेंट लगा लेंगे। तो -4 -5 और -1। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको ये स्टेप को समझ आ गया होगा। बस यही तीनों के लिए हमारे पास यही एक कॉमन मेथड है। तो दिस इज इक्वल टू, अब हम इसको फिर एक्सपेंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉलम नंबर 3। देखिए यहाँ पर सिर्फ 1 नजर आ रहा है, तो इस 1 का रो ये है, इस 1 का कॉलम ये, इसके अलावा क्या रह गया हमारे पास 1 -4 और 3 -5।
डिवाइडेड बाई 7 लिखा है, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ये -5 आ जाएगा, फिर बीच में माइनस लगा लेते हैं, इन दोनों से क्या जाएगा -12 आता है, तो ये +12 हो जाएगा, होल डिवाइड बाई 7। तो y हमारे पास स्टूडेंट आ गया है 12 से 5 गया तो 7/7 आता है, ये और ये कैंसिल करें 1 आता है, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 1 आ गई है। अब आखिरी स्टेप है z के लिए, तो बिल्कुल यही स्टेप्स हैं सारे के सारे, तो ये आ जाएगा AZ डिटरमिनेंट्स डिवाइड बाई डिटरमिनेंट्स ऑफ A। तो अब क्या करेंगे, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की जगह मैंने ऑलरेडी 7 लिख लिया है, तो AZ यानी कि ये बेसिक जो मैट्रिक्स हैं, इसमें क्या करेंगे Z के जो कोफिशिएंट है ये, इसको निकाल के इसकी जगह क्या करेंगे B को लगा लेंगे, B के एलिमेंट्स लगा लेंगे जो कॉलम आपको नज़र आ रहा है, तो 1 3 2 को इसी तरह लिखे 1 3 2 इसी तरह हो गया। इसके बाद -2 1 0 -2 1 0 ये इसी तरह हो गया। अब ये 0 0 1 जो आपको Z के कोफिशिएंट नज़र आ रहे हैं, इसकी जगह आ जाएगा -4 और -5 और -1। तो स्टूडेंट अब इसकी हम एक्सपेंशन कर लेते हैं, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या करते हैं फर्स्ट रो से कर लेते हैं। इसको मैं ज़रा शॉर्ट कर लेता हूँ, डिटरमिनेंट्स हमने पूरे डिटेल से पढ़ा है, तो एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1 से अगर मैं करूँ तो 1 इसी तरह हो जाएगा, 1 का रो ये 1 का कॉलम ये, इसके अलावा -1 और ये 0, ठीक है ना। इसके बाद मैं फिर +2 लिख लेता हूँ, क्योंकि एक माइनस डिटरमिनेंट्स का होता है, एक इस एलिमेंट का अपना -2, ठीक है ना, माइनस हो गया, तो ये माइनस +2 हो गया। अब इस -2 का रो फर्स्ट रो है, कॉलम इसका सेकंड कॉलम है, तो -3 + 10 -3 + 10 और आखिर में क्या है -4 है, ये -4 आखिरी एलिमेंट है। इस -4 का रो ये है, इसका कॉलम ये है, इसके अलावा क्या रह गया 3 1 2 0, तो 3 0s are 0 और -2 1s are 3 0s are 0 2 1s are 2। अच्छा, और होल डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट्स ऑफ क्या लिखा है 7 लिखा है, वो मैंने इसी तरह लिख लिया है। तो Z हमारे पास आ गया है -1 -6 इन दोनों से, और उससे आता है +8 होल डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट्स ऑफ है, तो इससे आता है -7 + 8 डिवाइड बाई 7 और विच इज़ इक्वल टू 1/7। इसको हम एक मरतबा फिर ज़रा रिवाइज कर लेते हैं कि ये जो फ्रिक्शन में आ रहा है, तो देख लेते हैं कि ये भी नॉन फ्रिक्शन फॉर्म में है, ये भी इसी तरह -2 आए हैं, प्योर इंटीजर आए हैं, तो ये बटा में आ रहे हैं, लिहाजा हम इसको एक मरतबा फिर चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 ये सही है, +2 ये भी फर्स्ट रो मिडिल कॉलम -3 + 10 -3 + 10, हाँ यहाँ पर हमसे गलती हो गई है ना, ये क्या है ये 10 है, तो -1 इसी तरह सही है, और इन दोनों से 10 से 3 गया 7 7 2s are 14, इधर स्टूडेंट आता है 14 +14 आता है, ठीक है +14। देखिए 10 - 3 से आ गया 7 7 2s are 14 और वहाँ पर +8 आता है। तो अब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ये स्टेप ज़रा चेंज कर लेते हैं, तो ये 13 हो गया, 14 से 1 गया 13 आ गया, 13 + 8 से आता है 21 और 7 तो इससे आता है 3। तो अब सही हो गया, Z हमारे पास क्या रह गया आ गया हमारे पास 3 आ गया है। तो स्टूडेंट इसको आप देखें कि वो रिजल्ट आपके पास जो आ रहे हैं ना, x = -2 आ रहे हैं, ठीक है ना, y = 1 सिंपल आ रहा है, यहाँ पर बटा फॉर्म आ रहा है, तो आप दोबारा कोशिश करें, इसको रिवाइज करें, शायद आपसे कहीं पर गलती हो गई हो, जिस तरह हमसे यहाँ पर गलती हो गई थी 10 - 3 हमने नहीं किया था, ठीक है ना। तो 10 - 3 से किया गया 7 आता है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें फिर 14 आता है, और इसको जब सिंप्लीफाई करें तो इससे 3 आता है। और स्टूडेंट इसके चेक का तरीका मैंने आपको समझाया था। अब ये x y z की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में लगाएं, यहाँ पर चलो हम लगा लेते हैं, तसल्ली कर लेते हैं। पहला इक्वेशन हमारे पास x - 2y विच इज़ इक्वल टू -4 है, x और y की वैल्यूज लगाते हैं, तो x स्टूडेंट हमारे पास -2 है, -2 ये लिख लिया, y की वैल्यू हमारे पास 1 है, -4 हमारा टारगेट है लेफ्ट साइड से, -2 विच इज़ इक्वल टू -4, तो -4 इज इक्वल टू -4। इससे स्टूडेंट पता चलता है कि हमारा जो आंसर है वो क्या है, वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको ये नॉन होमोजीनियस जो हमने 3 मेथड पढ़ लिए हैं
मुख्तलिफ वीडियोज़ में। इसके पहला मेथड था मैट्रिक इन्वर्जन मेथड, दूसरा था गास एलिमिनेशन का और गास जॉर्डन का, और तीसरा मेथड जो था वो क्रैमर रूल का था। ये तीनों मेथड बहुत ही अहम है स्टूडेंट, आपको बहुत आगे इंजीनियरिंग में हर जगह इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो अभी से इसको सही तरह सीखे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।